हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट। और यहाँ पर जो नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो टॉपिक हम मेनली डिस्कस करेंगे, जहाँ से पहले से नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। 1-2 मिनट के अंदर वीडियो को जज मत करना, कुछ वीडियो को देख लेना, उसके बाद में बात करना कि हाँ वाकई में जो चीज़ें हैं वो अच्छी है या नहीं है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डेफिनेशन दी हुई है, वो सारी हम आगे देख लेंगे। अगर ये नोट्स वगैरह आपको लेने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेनली चैप्टर। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो 11th जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर था वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। अब दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है आपका डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट जो आरएनए होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ एक वायरस के अंदर, और ज़्यादातर ये जो काम करता है वो जो है मैसेंजर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरएनए जो वो अडेप्टर स्ट्रक्चर और सम केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह जो है वो आरएनए काम करता है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, उसका रेप्लिकेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो डीएनए उससे आरएनए कैसे बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। फिर प्रोटीन देखेंगे यानी ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। तो ये वन शॉट है तो हम थोड़ा जल्दी से करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियोटाइड आरएनए और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता कैसा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पेंटोज शुगर होती है यानी 5 कार्बन वाली। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। अगर हम राइबोज यानी आरएनए की बात करें तो सेकंड पे OH ग्रुप अटैच होता है, थर्ड और फोर्थ और ये 5th कार्बन हो गया जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और अगर यहाँ पे डीएनए के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा वही सेम है, 5 कार्बन वाला जो है वो पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और यहाँ पर हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है। नाइट्रोजन बेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यू है मतलब यूरेसिल और यहाँ पे टी है मतलब थाइमिन, ये वाला थोड़ा सा चेंज है। अब बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए में जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो AIPMT 2000 के अंदर, AIPMT 2008 और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो हम बात करेंगे डीएनए या फिर आरएनए यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। आपको दिखाई दे रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप, और ये हमारा 5 कार्बन यानी 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर हो गई और नाइट्रोजन बेस हो गया। अब बात करते हैं पहले नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूराइन और पायरिमिडिन। प्यूराइन के अंदर एडिनाइन और ज्यूवेनाइन होते हैं, पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। अब आपको बता दूं जो प्यूराइन होता है वो तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर होता है। जो पायरिमिडिन वाला है यानी साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन, उसमें से क्या होता है कि जो डीएनए है डीएनए के अंदर केवल और केवल क्या होता है आपका थाइमिन होता है, मतलब साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। जबकि आरएनए की बात करें तो वहाँ पे यूरेसिल होता है थाइमिन के प्लेस में। मतलब प्यूराइन और पिरामिडिन में ये रहेंगे तो 4 ही, एडिनाइन ज्यूवेनाइन तो दोनों के अंदर रहेंगे। बट अगर हम डीएनए की बात करें तो वहाँ पर केवल और केवल साइटोसिन और थाइमिन देखने को मिलेगा, और आरएनए की बात करें तो वहाँ पे केवल साइटोसिन और यूरेसिल देखने को मिलता है। फर्स्ट कार्बन के साथ में हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच होता है और 5th कार्बन के साथ में हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हम पेंटोज शुगर की बात करें तो राइबोज जो होता है वो आरएनए के अंदर होता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए के अंदर होता है। अब जो हमारा नाइट्रोजन बेस्ड है वो फर्स्ट कार्बन के साथ में जब अटैच होता है पेंटोज शुगर के साथ में, तो वहाँ पर जो OH को हटाकर नया बॉन्ड जो बनता है वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। और अगर न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, तो अगर फॉस्फेट नहीं है अटैच, केवल और केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस है, तो उसको बोला जाता है कि वो न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। यानी ये दोनों जो होते हैं वो केवल न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं, अगर इनके साथ में फॉस्फेट अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये जो फर्स्ट कार्बन के साथ में ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, मतलब न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा, तो एडिनोसाइन डीऑक्सी एडिनोसाइन ज्यूएनोसाइन डीऑक्सी ज्यूएनोसाइन साइटिडाइन डीऑक्सी साइटिडाइन यूरिडिन या फिर डीऑक्सी थाइमिडिन होगा। अब बात करते हैं 5th कार्बन के साथ में। 5th कार्बन के साथ में हमारा फॉस्फेट अटैच होता है और फॉस्फेट अटैच होता है न्यूक्लियोसाइड के साथ में, किसके बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो एस्टर लिंकेज के थ्रू, और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब समझ में आ चुका होगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर फॉस्फेट अटैच हो गया न्यूक्लियोसाइड के साथ में तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर दो न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं 3rd एंड 5th एंड पे, तो वो क्या बना देता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना देता है और वहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड अगर है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है तो वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। AIPMT 2010 में क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेनली 2 पार्ट आते हैं, एक आता है 5th एंड और एक आता है 3rd एंड। बाउंसी देखने की बात है, ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड एज वन एंड एज अ फ्री फॉस्फेट मोइटी, मतलब जहाँ पे केवल फॉस्फेट है, मतलब 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच है तो केवल उसके आगे और कोई अटैच नहीं है तो वो 5th एंड कहलाता है। और जो 3rd एंड होता है वहां पर क्या होता है, फ्री OH ग्रुप होता है, इज रेफर टू द 3rd एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आप कैसे कहोगे, ये देखो यहाँ से समझो, ये हमारे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड अटैच है। अब यहाँ पर देखोगे ये हमारा 5th कार्बन था और ये हमारा 1st, 2nd, 3rd कार्बन था, तो ये 5 और 3 के बीच में फॉस्फेट वाला ये 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। ये चीज क्लियर होगी आपको, ओके।
अब ये जो थर्ड एंड है जहाँ पर केवल OH प्रेजेंट है, तो ये थर्ड कार्बन हो गया, तो इसको थर्ड एंड बोलेंगे। और ये जो फिफ्थ कार्बन है जहाँ पे और आगे इसके फॉस्फेट के आगे कोई भी अटैच नहीं है, तो इसको फिफ्थ एंड बोलेंगे। तो थर्ड एंड और फिफ्थ एंड आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा ये याद रख लेना कि RNA के अंदर जो यूरेसिल होता है उसको हम जो है वो 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। ये किसका नाम है? थाइमीन का नाम है। थाइमीन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी जो है वो बोला जाता है, ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। अब डबल हेलिक्स मॉडल के जानने से पहले यहाँ पे देखो, जो डीएनए होता है वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डीएनए क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिच मैस्चेल ने, कब? 1869 में। और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन दिया था, क्योंकि नीट 2020 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। तो फिर डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, कब? 1953 में। और इन्होंने कुछ डाटा उठाया था एक्स डिफ्रैक्शन का, किसका? मोरिस और विल्किन एंड फ्रैंकलिन का, रोजलिन फ्रैंकलिन का। और फिर एक बहुत ही फेमस जो है उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसके? डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। और ये सारा का सारा मॉडल जो था वो बेस था बेस पेयरिंग के ऊपर। और यहीं पर एक और रूल आता है, चारगाफ रूल। अब चारगाफ रूल से आप देख सकते हो 2002 में, 4 में, 15 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। और किस टाइप का क्वेश्चन आया था? इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, तो उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो नीट में आ चुका है। हावेवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ दैट फॉर ओनली अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनाइन, थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1, यानी A = T होगा, G = C होगा, इन सबको मिला लो तो 100% होता है। मतलब मेनली इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर A+T/G+C = 1 एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट परसेंटेज वाला जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो साइलेंट फीचर होते हैं हमारे किसके? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, वो कैसे कैसे है। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी यहाँ पर जो डबल हेलिक्स होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चलती है। जैसे एक मैंने चेन अभी पहले दिखाई थी एनसीईआरटी वाला डायग्राम, उस टाइप से 2 चलती है। वी द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट बाय सुगर फॉस्फेट, यानी जो शुगर और फॉस्फेट होता है वो तो होता है बैकबोन, और जो नाइट्रोजन बेस होता है वो इनसाइड में होता है। एंड द बेस इज प्रोजेक्ट इनसाइड लिखा है। आगे लिखा है द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यानी जो दोनों चेन होगी वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी। मतलब एक चेन अगर फिफ्थ टू थर्ड एंड है तो अदर जो है वो थर्ड टू फिफ्थ एंड होगी। अभी दिखा देंगे डायग्राम के अंदर। द बेसिस इन द 2 स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन बैंड होगा, जो नाइट्रोजन बेस होंगे उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एडिनाइन जो है वो आइडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और जुएनाइन एंड साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इससे क्या होता है कि ऑलवेज ए प्यूराइन कम्स अपोजिट टू ए पायरिमिडिन, यानी जो प्यूराइन है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आता है, पायरिमिडिन के अपोजिट आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। द 2 चेन आर कॉल्ड इन ए राइट हैंड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ए नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर, दैट इज 10⁻⁹ एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर जो होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। अब देखो यहाँ से समझो, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो ये देखो, ये थर्ड एंड हो गया, ये फिफ्थ एंड हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पे जो है वो थर्ड एंड इधर है और फिफ्थ एंड इधर है। तो अब ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे देखो, साइटोसिन और जुएनाइन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 लाइनें, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और AT के बीच में कितनी है? 2 ही लाइनें, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ये वाला जो है वो बैकबोन कहलाता है, और ये जो थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसिन, जुएनाइन वगैरह है, ये वाले जो वो इनसाइड में होते हैं नाइट्रोजन बेस। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा काफी इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, 10 में, 13 में और 2021 में। जो सेंट्रल डोगमा है वो किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने जो वो सेंट्रल डोगमा दिया था। अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, जो भी ये बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन चलती है। अगर यहाँ पे डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है, कौन सा आरएनए बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमआरएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से आगे प्रोटीन जो बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये चीज़ क्लियर होगी। ये वाला डायग्राम जो है ये कई बार नेट में पूछा जा चुका है, तो इसी टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पे ABC करके दिया जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा, और ये किसने दिया है? फ्रांसिस क्रिक ने दिया, ये याद रख लेना। अगर आरएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जैसे HIV के अंदर होता है। तो ये भी याद रख लेना, क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा चल रहा है, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। अब पैकेजिंग कैसे होती है? तो यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट याद रखना कि हम जो है वो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए जो बेस पेयर है उनके बीच में डिस्टेंस इंटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो डिस्टेंस कितना था हमारा? 0.34 नैनोमीटर हमने अभी पढ़ के आए थे, तो वही है 0.34 नैनोमीटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल बेस पेयर से, तो हमारा जो है वो लेंथ ऑफ डीएनए निकल कर आ जाएगा।
और यहाँ से आप देख सकते हो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 2020 और 2022 के अंदर। अगर इन्होंने बोला कि एक जो टिपिकल मेमेलियन सेल होता है उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, वही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो मान लो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर से, तो लगभग 2.2 मीटर जो है वो लेंथ निकल कर आती है। अब इतनी 2.2 मीटर डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे डालेंगे, इसलिए यहाँ पर काम आता है पैकेजिंग का। सबसे पहले 2 अलग अलग पैकेजिंग होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर अलग टाइप से होती है और यूकैरियोटिक के अंदर अलग टाइप से होती है। पहले प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वहाँ पर कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए स्कैटर्ड होता है, डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है। अब डीएनए जो होता है वो एक तो याद रखना, डीएनए कैसा था, एसिडिक था। दूसरा याद रख लेना कैसा होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्रोटीन होती है, दैट हैव द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, बट वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसको जो है उसके साथ में हेल्ड कर लेता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अटैक करेंगे। एंड रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, तो वहाँ पे वो जो है वो न्यूक्लियोइड के अंदर जो पूरा का पूरा डीएनए आ जाता है। ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है। अब देखो कुछ ऐसी चीजें जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट एआईपीएमटी में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इस नोट्स के अंदर आपको ये खासियत मिलेगी। अब देखो यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंट में भी कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, 20 में, 1 में, 2 में, 3 में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। 4 साल लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया, तो मतलब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और यहीं से आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आए, तो मतलब वो टॉपिक तो मस्ट हो जाता है करने के लिए। अब आगे बात करते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे पूरा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो होगा डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, एसिडिक हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटीन होगी। और यहाँ पर जो प्रोटीन होगी उसका नाम दिया है हिस्टोन। हिस्टोन यहाँ पर जो होगी वो 5 टाइप की प्रेजेंट होगी, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये याद रख लेना। अब ये क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में केवल H1 दिया गया है, बाकी नाम यहाँ पे नहीं लिखे गए, बट एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वहाँ पर क्या होता है, इनके पास में एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज ले आती है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड। अब आपको पता है कि डीएनए जो है वो एसिडिक है, तो न्यूट्रल करने के लिए जो प्रोटीन है हिस्टोन वो कैसी होती है, बेसिक एमिनो एसिड वाली होती है। लाइसिन एंड आर्जिनिन बहुत ज़्यादा इनके अंदर एमिनो एसिड होते हैं। बोथ द एमिनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने बता दिया क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो इनके पास में चार्ज भी कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया इन देयर साइड चेन। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये 8 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4 होता है। H1 आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर होता है। और ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाली 4 प्रोटीन होती है, डबल डबल। आगे देखो, द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये एक न्यूक्लियोसोम बना लेता है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है, तो इस टाइप से एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। द एसोसिएशन H1 हिस्टोन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट डीएनए रिमेन इन द कंडेंस फॉर्म। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पेयर। याद रख लेना, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्टैंड कलर बॉडीज सिन इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो इस टाइप का हमें दिखाई देता है। अब इसको और ज़्यादा पैकेजिंग करने के लिए वहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती है वो ऐड हो जाती है, और उसको डेंस पैकेजिंग भी की जाती है। एक टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और वहाँ पे अगर स्टेन करने जाएंगे तो काफ़ी लाइट हो जाएगा। एंड देट आर रेफर टू एज यू क्रोमेटिन। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्रोमेटिन होती है। अगर लूजली पैक्ड है तो वो यू क्रोमेटिन होता है, और अगर वो डेंसली पैक्ड है तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। जो यू क्रोमेटिन है इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव, यानी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए वाला, तो वो प्रोसेस इसके अंदर होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन काफ़ी डेंस पैक्ड होती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है। नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में। यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल जो थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पे वर्क किया था, और ये पता लगाया था कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। तो वहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आती है ट्रांसफॉर्मिंग जो है प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे इन 1928 के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, और इन्होंने जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया विटनेस ए मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। और यहाँ से आप देख सकते हो 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 99 में, 2002 में, 2014 में और 2024 के अंदर। इन्होंने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, इन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरिया लिए थे, एक स्मूथ स्ट्रेन वाला और एक रफ स्ट्रेन वाला। स्मूथ स्ट्रेन से क्या होता था कि उसको निमोनिया हो जाता था माउस को, और माउस जो है उसकी डेथ हो जाती थी। और आज स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन वाला था, उसके अंदर जो वो अगर चला जाए निमोनिया वाला बैक्टीरिया, तो उसको कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन से अगर वो डाई हो रहा था, उसको हीट किल कर दिया, और फिर इसको जो है इंजेक्ट किया, तो माउस की डेथ नहीं हुई।
बट दोनों को जब मिला दिया तो वहाँ पे माउस की जो थी वो डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हीट किल्ड है वो कुछ ना कुछ जो आर स्ट्रेन है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर भी वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो माउस को जो वो मार सकता है। तो ये सब कुछ उन्होंने दिया था। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। अब यहाँ पे आता है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। यहाँ से आप देख सकते हो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2011 में, 2019 में और 2023 में। अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि 100% जो है वो श्योरिटी के साथ जो प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने दिया था? तो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। तो इसको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। कब दिया था? 1952 में। और इन्होंने जो है वो किस पे? एक वायरस के ऊपर वर्क किया था दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और इसको जो है इन्होंने वर्क करके ये पता लगाया था कि हाँ भाई कैसे कैसे जो चीज़ें होती है। अब इसको सिंपल सा समझो, इन्होंने क्या किया था? वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन्होंने क्या किया था? दे ग्रो द सम वायरस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। इन्होंने क्या किया? जो वायरस होता है उसको 2 अलग अलग चीज़ों के अंदर उनको ग्रो कर लिया। एक के अंदर तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला और कुछ आधे थे उनको रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर। ऐसा क्यों किया? समझो। अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का, तो वहाँ पे हमने फॉस्फेट पढ़ा था। तो फॉस्फेट का मतलब क्या? फॉस्फोरस। तो यहाँ पर सिंपल समझो, जो डीएनए है यानी जो न्यूक्लिक एसिड है उसके पास में फॉस्फोरस होता है बट सल्फर नहीं होता कहीं से भी कहीं तक। और जो प्रोटीन होता है उसके अंदर सल्फर होता है, उसके अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने पता लगा लिया कि अगर प्रोटीन होगा तो वहाँ पर वो सल्फर को दिखाएगा और अगर वहाँ पर डीएनए होगा तो वो फॉस्फोरस को दिखाएगा, क्योंकि डीएनए के पास में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के पास में सल्फर होता है। इसलिए इन्होंने लिखा है डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, यानी प्रोटीन के पास में फॉस्फोरस नहीं होता है और डीएनए के पास में होता है। और डीएनए के पास में क्या नहीं होता? सल्फर नहीं होता, बट प्रोटीन के पास में सल्फर होता है। तो अब इन्होंने ये सारा काम किया, इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये 2 बैक्टीरियोफेज ले लिए। अब आपको पता है कि जो बैक्टीरिया, अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर याद है तो बैक्टीरिया जो है वो वायरस जो होता है उसके बाहर प्रोटीन कोट होती है। तो अब ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो इन्होंने क्या किया? सल्फर ले लिया। तो सल्फर तो बाहर की कवरिंग पे ही रह गया ना। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो केवल प्रोटीन पे रहता है, डीएनए में नहीं जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ दूसरे सेल के अंदर। अगर वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल के अंदर गया तो क्यों? क्योंकि जो सल्फर होता है वो केवल और केवल प्रोटीन में रह जाता है, बट उसके जो बाहर सुपरनेंट थे, मतलब जो बाहर का स्ट्रक्चर बच गया था वायरस का, उसके अंदर जो था वो हमें सल्फर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से ये पता चला कि सल्फर जो है वो नहीं पहुँचा है, इसका मतलब केवल और केवल डीएनए पहुँचा है, प्रोटीन नहीं पहुंचा है। दूसरे के अंदर जो फॉस्फोरस वाला था, फॉस्फोरस के अंदर इन्होंने डाल के देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो सेल था उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो डीएनए है वो पहुंच चुका है। तो डीएनए के अंदर जो ये चीज़ें होती है, तो इन्होंने इन्फेक्शन करके, ब्लेंडिंग करके और सेंट्रीफ्यूगेशन करके ये चीज़ें निकाली थी। अब चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट आता है कि हम डीएनए और आरएनए दोनों के पास फॉस्फोरस होता है, तो हम कैसे माने कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल रहेगा। अब डीएनए और आरएनए की लड़ाई हो गई। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन द प्रोटीन वर्सेस डीएनए वर्सेस आरएनए वाज अनइक्वली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शे चेज। तो ये तो पता चल गया था कि प्रोटीन वर्सेस डीएनए जो होता है उसमें से तो डीएनए जीत गया, बट अब यहाँ पर यह रहता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए। इट बिकम एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट इज द डीएनए एज एक्टेड एज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर ये बाद में पता चल गया कि यहाँ पर डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आप आगे देखो, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज आती है क्योंकि 2016 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। सबसे पहले कोई भी जो है मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, उनको ये 4 पॉइंट पे ऊपर जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको नीट में एमबीबीएस में जाना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके लिए 4 क्राइटेरिया हो गया। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, यानी वो रेप्लिकेशन करना चाहिए, मतलब डीएनए से डीएनए, आरएनए से आरएनए, तो दोनों काम कर लेते हैं, प्रोटीन नहीं कर पाती। इट शुड बी एबल टू स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, यानी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए और आरएनए में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? डीएनए होता है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन, मतलब स्लो चेंजेस होना चाहिए। आरएनए के अंदर थोड़े फास्ट चेंजेस होते हैं और डीएनए के अंदर थोड़े स्लो चेंजेस होते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये तो डीएनए काम कर लेता है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट देख लो, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन जो है वो फेल हो जाता है, मतलब वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो डीएनए जो होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए आरएनए। एमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो होता है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये भी पॉइंट बता चुका हूं मैं। आगे देखो, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन, तो ये डीएनए काम कर पाता है। अब यहाँ से 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, तो आरएनए अनस्टेबल होता है, म्यूटेट जो होता है वो फास्ट रेट पे होता है, ये मैंने आपको बताया था। कंसिक्वेंटली वायरस हैव आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन सेल्फ इन द मेंडेलियन कैरेक्टर, तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। डीएनए इज डिपेंड ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, यानी यहाँ पर इसके लिए जो
डीएनए है वो आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है। द प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ये आगे आपको पता ही चल जाएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए हमने सेंट्रल डोगमा के अंदर देखा था कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, वही चीज़ इन्होंने बताई है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कि आरएनए जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था और जो डीएनए था वो आरएनए ही इवोल्व होकर जो वो डीएनए बना था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में। रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल सा हमारा क्या हो गया कि डीएनए से डीएनए को बनाना ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहले तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आएगा कि डीएनए से ही डीएनए बनता है और कैसे जो है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। तो इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, यानी जो डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली जो है वो रेप्लिकेट करता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी सबसे पहले ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पता लगा था, एंड सब्सिक्वेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल के बाद में भी ये पता लग गया था कि वहाँ पर भी जो है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, कई बार रिसेंट ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो मेसलसन एंड स्टेहल जो है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ से इन्होंने पता लगाया था कि वो सेमी कंजर्वेटिव जो है वो डिवाइड करता है। इन्होंने क्या किया था, यहाँ से देखो, इन्होंने जो नाइट्रोजन है वो उसका हैवी आइसोटोप ले लिया था। वैसे तो नाइट्रोजन जो है उसका 14 नंबर होना चाहिए, बट इन्होंने क्या लिया था, N15 लिया था। वो हैवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। अब इन्होंने क्या किया, जो हैवी आइसोटोप है, अब डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता ही होता है, तो इन्होंने क्या किया, जो हैवी आइसोटोप है उसके अंदर दोनों के दोनों जो डीएनए वो डाल दिया। उसके बाद में उसको डिवाइड होने के लिए छोड़ दिया। तो इसमें जो एक स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड हमने पढ़ा था डीएनए, तो एक स्ट्रैंड जो नया बना उसके अंदर केवल N14 नॉर्मल वाला आया था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इन्होंने ये पता लगाया कि जब ये एक बार डिवाइड हुआ तो एक तो ओल्ड ही रह गया और एक नया स्ट्रैंड बन गया, फिर एक ओल्ड रह गया, एक नया स्ट्रैंड बन गया, फिर दोबारा से डिवाइड दिया तो ये देखा कि जो N15 वाले 2 स्ट्रैंड थे वही पड़े हैं, बाकी जितने स्ट्रैंड जो नए बन रहे हैं वो N14 वाले ही बन रहे हैं, N15 वाले स्ट्रैंड और नहीं बन रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ से ये पता लगा लिया कि यहाँ पे ये सेमी कंजर्वेटिव जो है वो डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं। द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14 मीडियम, दैट इज आफ्टर 20 मिनट द ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट्स हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो यह आपको पता ही चल गया क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक N15 का था और एक N14 का था। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज 40 मिनट के बाद में यहाँ पे देखा इक्वल अमाउंट द हाइब्रिड एंड द लाइट डीएनए। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी ये तो था स्टेहल वाला एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर देखो ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट किसी और साइंटिस्ट ने किया था, तो इन्होंने जो था उनका नाम क्या था, टेलर एंड उनके कलीग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व यूजिंग, इन्होंने जो था वो N15 लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब हैवी आइसोटोप ऑफ ना नाइट्रोजन। बट जो टेलर और उनके कलीग ने एक्सपेरिमेंट किया था दूसरा इसी टाइप का, उन्होंने उसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के अंदर जो थाइमिडीन बन के आ रहा है वो कैसा आ रहा है। और ये किसके ऊपर परफॉर्म किया था उन्होंने, वीसिया फाबा के ऊपर। और इन्होंने जो था वो बैक्टीरिया के ऊपर किया था, बट इन्होंने एक प्लांट के ऊपर किया था, वीसिया फाबा के अंदर, बीन्स बाय टेलर एंड क्लिप्स। और उन्होंने देखा कि सेम टाइप से जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, यानी सेमी कंजर्वेटिवली जो है वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि यहाँ पर जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। अब बात करते हैं मशीनरी एंड एंजाइम और ये सारा प्रोसेस होता कैसे। सबसे पहले मशीनरी एंड एंजाइम देख लेते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें लगेगी और कहाँ पे है चीज़ें, फिर ये आगे देखेंगे कि वो होता कैसे है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2024 में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। लिविंग सेल जैसे ई कोलाई वगैरह हो गया, वहाँ पे जो रेप्लिकेशन है उसके लिए क्या लगेगा, सबसे पहले कुछ एंजाइम लगेंगे। जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब समझो, डीएनए के ऊपर डिपेंड करते हुए बना क्या रहे हैं, डीएनए के पॉलीमरेज ही बना रहे हैं, तो ये कहलाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सिंस इट यूज ए डीएनए टेम्पलेट, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया, डीएनए के ऊपर डिपेंड हो गया। टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और ये बनाई क्या रहा है, जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ही बना रहा है, तो डीएनए के ऊपर डिपेंड है और डीएनए ही पॉलीमरेज बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एंजाइम लगता है। ये एंजाइम जो होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं एंड दे हैव टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी आपको पता लगेगा कैसे। देखो ई कोलाई के अंदर लगभग 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, कंपेयर्ड विद द ह्यूमन जहाँ पे डिप्लॉइड के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होगी। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन द 18 मिनट। जो ई कोलाई के अंदर ये पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो 18 मिनट्स में हो जाता है। दैट मीन यहाँ पर जो है वो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जो है वो पॉलीमराइज हो रहे हैं। तो आप देखो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड बन रहे हैं, मतलब ये फैक्ट्री से भी ज़्यादा फास्ट इतना बन रहा है। हर एक सेल के अंदर, बॉडी के अंदर इस टाइप से होती है चीज़ें। तो आप देखो कि उसको यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर मिस्टेक हो गई तो वो पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट होता है, मतलब कोई भी गलती नहीं होती है। एंड यहाँ पर जो है वो एनर्जी भी लगती है, काफ़ी एक्सपेंसिव ये प्रोसेस भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होती है, किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर।
अब आगे बात करते हैं कि रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस होता कैसे, ये चीज़ समझो। सबसे पहले आपके सामने ये डायग्राम है, यहाँ से देखो। सबसे पहले जो डीएनए होता है वो बहुत ही हाईली कोइल्ड होता है, तो टोपो आइसोमेरिज्म एक प्रोटीन होता है, वो इसको पहले तो सिंपल करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हेलिकेज होता है, वो इन दोनों जो हमारे पास में जो थे उनको अलग अलग करता है, दोनों हेलिकल को अलग अलग करता है। अब हमने बताया था फिफ्थ एंड, थर्ड एंड फिफ्थ एंड, ये चीज़ समझो आप यहाँ पे। तो यहाँ पर ये वाला जो डीएनए आ रहा है, इसका ये वाला थर्ड एंड हो गया। तो अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 से लेकर थर्ड तक बनेगा। तो 5 से टू 3 चलता है हमेशा, मतलब जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 चलेगा। और ये हमने ये भी पढ़ा था डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर कि ऑपोजिट होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है। अब ये ऐसे ऐसे बनता जा रहा है, तो ये 5 वाला ऐसे 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 कंटिन्यू बनेगा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्ट्रैंड, यानी इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, मतलब ये कंटिन्यू चलता है। और एक हो गया लैगिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेग हो रहा है, चीज़ लेग हो रही है, फ़ोन लेग हो रहा है, मतलब रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, मतलब स्टॉप 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 स्टॉप, फिर ऐसे चल रहा है। तो दूसरा जो स्टैंड होता है, जो आपका फिफ्थ एंड वाला है यहाँ पे, ये जो थर्ड एंड इधर हो गया और इसका फिफ्थ एंड यहाँ पे हो गया, तो ये हमेशा जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है वो तो मैंने आपको बता दिया, हमेशा 5 to 3 चलेगा, मतलब ये 5 to 3 चलेगा। तो अभी होगा क्या, ऐसे समझो। ये यहाँ से चला, यहाँ से 5 to यहाँ पे आता था, यहाँ पे थर्ड एंड आ गया इसका, तो यहाँ पे थर्ड एंड पे आके रुका, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे फिफ्थ एंड स्टार्ट हो जाएगा, और फिफ्थ एंड से बनता 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 थर्ड एंड बनेगा। फिर थोड़ा काफ़ी दूर और चलेगा, फिर यहाँ पे इसका थर्ड एंड आ जाएगा, इसके सामने एक और बनने लग जाएगा 5 to 3, फिर यहाँ पे 5 to 3, मतलब ऐसे थोड़े छोटे 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 फ्रेगमेंट बनेंगे। उनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये फ्रेगमेंट होते हैं, ये बनते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ में ये जो फ्रेगमेंट है इनको जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेज जोड़ता है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे बार बार लेग आ रहा है, तो इसलिए इसको जो स्टैंड को बोलते हैं वो लेगिंग स्टैंड बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि हमेशा 5 to 3 चलता है, क्योंकि नीट 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखो, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन, वो हमेशा केवल एक डायरेक्शन में चलता है, दैट इज 5 to 3। वो हमेशा 5 to 3 चलेगा। इसका मतलब समझो, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ना वो हमेशा 5 to 3 बनेगा। जैसे देखो, ये डीएनए था, इसका ये पुराने वाला स्ट्रैंड जो था ये तो हमारा थर्ड एंड वाला था, और जो नया स्ट्रैंड बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं हम, ये वाला 5 से 3। तो नया स्ट्रैंड हमेशा 5 से बनना लगेगा, और वो फिर लास्ट में कहाँ पे बनेगा, थर्ड एंड तक बनेगा। तो इधर तो जो है वो फिफ्थ एंड था, तो यहाँ पे 5 बनने लगेगा, फिर इधर आता 3 आएगा, फिर थोड़ी देर बाद में फिर यहाँ से 5 बनने लगेगा, इधर 3 आएगा, फिर 5 बनने लगेगा, फिर 3 आएगा। तो इस टाइप से बनता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि जो नया स्टैंड है उसकी बात कर रहा है ये। तो यहाँ से ये नीट 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, इफ वन स्टैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 to 5 द रेप्लिकेशन कंटिन्यूज द लीडिंग स्टैंड, क्योंकि वो 3 to 5 है तो वहाँ पे वो 5 to 3 बनता आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। वाइल ऑन द अदर एंड द टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 5 to 3 है, वो डिसकंटिन्यू बनता है, जिसको लैगिंग स्टैंड भी बोलते हैं। द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज, वो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया कि वो छोटे छोटे जो बनते हैं फ्रेगमेंट वो बाद में डीएनए लाइगेज से अटैच हो जाते हैं। तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया। नेम फॉर द जैपनीज साइंटिस्ट, जो जैपनीज साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था उसके नाम पे ओकाजाकी नाम रखा गया था। दिस लीडिंग स्टैंड कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम वन प्राइमर एलोन, वेयरएज द लैगिंग स्टैंड जो होता है वो नीड ए न्यू प्राइमर फॉर ईच ऑफ द शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी हर एक ओकाजाकी के फ्रेगमेंट के लिए फिर से वापस वो प्राइमर लगते हैं। मतलब यहाँ पे इतना बना लिया, फिर यहाँ से इतना बना लिया, फिर इतना बना लिया, तो ये चीज़ें चलती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। अब आगे देखो, यहाँ पर ये पूरा जो है वो ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ये देखो, ये 5 to 3 कंटिन्यू चल रहा है, और ये 5 to 3 पहले 5 to 3 इतना बना, फिर ये यहाँ से 5 to 3 इतना बना, फिर ये 5 to 3 इतना बना। तो ये लेगिंग स्टैंड है, डिसकंटिन्यू सिंथेसिस है। ये वाला जो है वो टेम्पलेट बोलते हैं, और इसको यहाँ पे कंटिन्यू सिंथेसिस बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये यहाँ पे याद रख लेना। अब आगे देखो, देयर इज ए डिफाइंड रीजन इन डीएनए वेयर इज द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, यानी कुछ एक रीजन होते हैं जहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब ORI बोलते हैं। ये याद रख लेना। टोपो आइसोमेरिज्म 1994 में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टोपो आइसोमेरिज्म मैंने अभी आपको बताया था। ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग द रोल ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। क्या काम इसका, द एंजाइम प्रिवेंट द डीएनए डबल हेलिक्स एड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म फ्रॉम गेटिंग टू टाइटली वाउंड। तो यहाँ पर वो उसको वाउंड नहीं होता, उसको डीएनए को ओपन करता रहता है, यानी स्ट्रेट करता रहता है। इट एक्ट बाय मेकिंग टेम्परली निक्स्ट इन द हेलिकल टू रिलीज द टेंशन, ताकि वो टेंशन रिलीज हो जाए। दी सीलिंग द निक्स टू अवॉइड परमानेंट डैमेज। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला जो डायग्राम के अंदर मैंने ग्रीन में दिखाया था टोपो आइसोमेरिज्म, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ये होता क्या है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या हो गया, डीएनए से आरएनए बनने वाला। आप देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारा कुछ होगा किसे। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 यूनिट होती है, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और एक टर्मिनेटर होता है। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या बनाएंगे, डीएनए के ऊपर डिपेंड होते हुए बना क्या रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। और वो वाला पॉइंट याद रखना, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर जो वो नया स्टैंड बनता है। सिंस द टू स्टैंड हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज टू 5 3। तो ये वाला भी वही काम करेगा, मतलब ये कैटलाइज किसी डायरेक्शन में करेगा, 5 to 3 ही करेगा, जैसे ही वो कर रहा था।
द स्ट्रैंड दैट हैज़ द पॉलिटी 3 to 5 एक्ट एज अ टेम्पलेट एज ए सैंपल टू सिंथेसाइज द आरएनए स्ट्रैंड। यानी टेम्पलेट का मतलब ही होता है सैंपल। जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग ये टेम्पलेट बांट रहे हैं, टेम्पलेट बांट रहे हैं मतलब किसी शॉप का या और कुछ का, तो टेम्पलेट वो होता है। तो टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, उसको देखते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो टेम्पलेट जो होता है वो एक सैंपल की तरह होता है एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो 3 to 5 पॉलिटी वाला है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। द अदर स्ट्रैंड दैट हैज़ द पॉलिटी 5 to 3 एज द कॉन्सिक्वेंस नेम एज द सेम एज आरएनए एक्सेप्ट द थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल इट डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर टू द कोडिंग स्ट्रैंड। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपका दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, यहाँ से समझो, इस डायग्राम से समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा। तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये वाली डायरेक्शन है कोडिंग स्ट्रैंड की, उसी टाइप का आरएनए होगा। बस उसके अंदर चेंज क्या होगा कि उसके आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इसका कोडिंग नाम क्यों दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड नाम क्यों दिया है, इसको ऐसे समझो कि बस यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल रहेगा, बाकी इसका कोड जो है वो आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड का बिल्कुल सेम टाइप का कोड रहेगा, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल रहेगा। इसलिए मान लो आप। अब टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट का मतलब है ये सैंपल की तरह काम करेगा और इसको देखकर जो है वो एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। और आरएनए जो नया बनता है वो डबल स्ट्रैंड नहीं बनता, वो सिंगल स्ट्रैंड ही बनता है। अगर डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ता तो वो फिर वापस से जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, एक दूसरे के साथ में चिपक जाता। तो इसीलिए यहाँ पर केवल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही बनेगा, उससे प्रोटीन बनानी है, इसलिए ये चीज़ क्लियर होगी दोनों। अब ये वाला 3 to 5 क्यों है, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड बनेगा आरएनए का वो 5 to 3 ही बनेगा और 5 to 3 कंटिन्यू बनना चाहिए। अगर इससे बनाएंगे तो वो वही वाला सेम आ जाएगा, लेगिंग वाला रुक रुक के ऑपोजिट आएगा, तो फिर वो काम नहीं बनेगा। और हम आरएनए अगर हम बना सकते हैं कंटिन्यू तो हम उसको कंटिन्यू ही बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नेचर का है। ये हम तो थोड़ा ही बनाते हैं, तो बॉडी में चल रहा था सारा प्रोसेस, कोई आदमी जाके थोड़ा ही बनाता है उसको। तो ये चीज़ आप समझो। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है आपका प्रमोटर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ये चीज़ समझ में आ गया। फिर ये स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू मतलब यहाँ पे ये कंटिन्यू चलता रहेगा और फिर टर्मिनेटर पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट अब आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड से हमने जब देखो टेम्पलेट से आरएनए बना, तो यहाँ पे देखो बस क्या चीज़ है, जो थाइमिन है उसकी जगह यूरेसिल है, बाकी सारा कोड जो वो सेम रहता है 5 to 3। और ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन जो 3 to 5 और 5 to 3 लिख रखा है वो हमेशा देखना, क्योंकि नीट में जो वो कन्फ्यूजन इसी 5 to 3 और 3 to 5 वाले में करेगा, तो ये बात याद रखना। और टेम्पलेट अगर स्ट्रैंड है तो उसमें तो पूरा प्रोसेस जो वो चेंज करना पड़ेगा, इस टाइप से उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा। और अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया है तो केवल और केवल क्या करना है, थाइमिन की जगह यूरेसिल कर देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कितनी बार पूछे जाते हैं आप देख सकते हो, 1995 में, 2004 में, 2012 में, 18, 19, 23, 2024। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आप ये देख सकते हो। अब इन्होंने बोला है कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एज वी टेम्पलेट स्ट्रैंड सेम एज द सिंथेसिस ऑफ न्यू आरएनए स्ट्रैंड। तो मैंने बता दिया कि टेम्पलेट जो होता है न्यू आरएनए स्ट्रैंड ऑलवेज, सो द कॉम्प्लीमेंट शुड बी रिटन कोड बट नॉट रिमेंबर यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, ऑपोजिट एंड आ जाएगा और आरएनए का आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया और ये एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात करते हैं प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन में। द प्रमोटर, टर्मिनेटर जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, जो परमेटर होता है सेट टू बी लोकेटेड टू द अपस्ट्रीम। जो प्रमोटर होता है उसको क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम की तरफ है। वो प्रमोटर किसकी तरफ है, अपस्ट्रीम की तरफ है। फिफ्थ एंड किसको लेकर, फिफ्थ एंड जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके फिफ्थ एंड की तरफ होता है, तो इसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये प्रमोटर है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ एंड की तरफ है ये प्रमोटर, तो ये अपस्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम, कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड एंड पे टर्मिनेटर है, तो वो डाउन स्ट्रीम में होगा। ये देखो यहाँ पे द टर्मिनेटर दैट इज लोकेटेड टू द थर्ड एंड। थर्ड एंड कौन सा, कोडिंग स्ट्रैंड का थर्ड एंड, तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये तो आपको पता होगा। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड ए जीन, यानी जो कोडिंग सीक्वेंस है जो टीआरएनए आरएनए बनाता है उसको भी एक जीन बोल सकते हो। हावेवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्टोन, एक सिस्टोन क्या होता है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड। सिस्टोन उसको बोलते हैं जहाँ पे जो डीएनए का एक सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन के लिए जो वो कोड करेगा। द स्ट्रक्चर जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोड बी सेड टू बी मोनोसिस्टेनिक, यानी ये मोनोसिस्टोनिक हो सकता है, केवल एक ही कोड हो सकता है जिससे पूरा प्रोटीन बन जाए। ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक में होता है। और पॉलीसिस्टोनिक यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है वो आपको यहाँ पे पढ़ने जरूरी है। सबसे पहले स्प्लिट जीन, यूकैरियोटिक के अंदर जो मोनोसिस्टोनिक यूनिट होती है, इंटरप्ट कोडिंग सीक्वेंस, वहाँ पे कुछ इंटरप्ट करने वाले होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। जो पूरा चलता तो एक साथ में है बट वहाँ पे कुछ इंटरप्ट करते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से वो जो है वो छोटे छोटे जीन बनते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। अब कोडिंग सीक्वेंस के अंदर जो एक्सप्रेस करता है वो एक्सोन होता है। एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए, यानी जो आरएनए बनेगा उसके अंदर केवल एक्सोन जो है वो वाला पार्ट देखने को मिलेगा। और एक्सोन के बीच बीच में इंट्रॉन जो होते हैं वो पार्ट बनते तो जरूर है, बट बाद में उसको जो है वो मैच्योरेशन के टाइम पे उन इंट्रॉन को जो वो रिमूव कर दिया जाता है।
तो एक्सोन जो होते हैं वो इंटरप्ट होते हैं इंट्रॉन से, ये पॉइंट याद रख लेना। इंट्रॉन या फिर इंटरवेनिक सीक्वेंस बोलते हैं, वो जो मैच्योर आरएनए बनेगा उसके अंदर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और इसीलिए स्प्लिट जीन कहलाता है। क्यों? क्योंकि केवल एक जोन आ गया, फिर छोटा सा पार्ट इंट्रॉन आ गया, फिर एक्सोन आ गया, फिर छोटा सा इंट्रॉन आ गया, मतलब ये एक्सोन आ गया, फिर इंट्रॉन आ गया, एक्सोन आ गया, इंट्रॉन आ गया, तो ये स्प्लिट जीन है। क्यों? क्योंकि मैच्योर के अंदर तो केवल एक्सोन दिखेगा, इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। तो ये स्प्लिट जीन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। सबसे पहले देखो, बैक्टीरिया के अंदर 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। एमआरएनए 2 to 5% होता है, टीआरएनए 15% होती है, 70 to 18% होता है। एनिमल सेल के अंदर 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। सारे के सारे आरएनए जो प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एमआरएनए जो वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टीआरएनए जो एमिनो एसिड और जेनेटिक कोड को रीड करता है, आरआरएनए जो स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल जो है वो प्ले करता है। 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना है, दैट कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर में बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे वो जो है वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो उसके अंदर चलता रहता है। इट यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमरेज इन टेम्पलेट्स डिपेंड फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। इट समहाउ फैसिलिटेट द ओपनिंग एंड द हेलिक्स एंड द कंटिन्यूअस इलोंगेशन। फिर वो इलोंगेशन चलता रहता है पूरा का पूरा। एंड शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। ओनली द पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेट रीजन, द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ, सो आल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। आइए समझ में नहीं आया अभी बता देते हैं। देखो, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 पार्ट चलती है। यहाँ पे समझो, ये रहा आपका इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कौन सा अटैच होता है, वो आपने देखा था पूरा प्रमोटर, फिर एक आपने टेम्पलेट स्टैंड देखा था, फिर कोडिंग स्टैंड देखा था, तो वो चीज़ है यहाँ पे, वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आई। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको 2 हेलिकल दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। तो यहाँ पर हमें जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमें जो हमारा जो चलेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन चलेगा, और यहाँ पे 5 to 3 के लिए जो रेड कलर वाला स्टैंड है वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होगी, यानी यहाँ पर वो हमारा प्रमोटर है। तो याद करो, अभी अभी हमने बताया था प्रमोटर, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो कोडिंग स्टैंड है, रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है वो टेम्पलेट स्टैंड है, यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर टर्मिनेटर है, फिर बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, ये वही वाली चीज़ है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज आ गया आपका, यहाँ पे प्रमोटर होता है और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है जो इसको इनिशिएट करता है। यहाँ पे स्टार्ट होता है और ये येलो कलर के अंदर जो वो आपका आरएनए बन रहा है, आरएनए बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, और फिर ये आरएनए जो वो बनकर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक ही स्टैंड से आरएनए बना रहे हैं और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि डीएनए को अलग अलग करके छोड़ देंगे, नहीं भाई, तुम पहले भी एक साथ जुड़े थे, आगे भी एक साथ जुड़े रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो बनाना था वो बना लिया। और ये रेड ग्रीन कलर वाला है वो टर्मिनेटर, यानी टर्मिनेट के पास में आके वहाँ पे रुक जाता है प्रोसेस और वो आरएनए बन जाता है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये इस टाइप से इन्होंने बताया है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ चुका होगा ये इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन क्या था। अब देखो, ये फैक्टर वगैरह याद रखने पड़ेंगे, कौन सा फैक्टर कहाँ पे है। द आरएनए पॉलीमराइज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। ओनली आरएनए पॉलीमराइज जो होता है वो केवल और केवल इलोंगेशन का काम करता है। तो बाकी जो इनिशिएट और टर्मिनेट का काम कौन करता है। इट एसोसिएट ट्रांजेंटली। इनिशिएशन फैक्टर जो होता है वो सिग्मा होता है और टर्मिनेशन फैक्टर जो होता है वो रो होता है, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। 2021 2024 में आ चुका है, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये वाली चीज़ आपको याद रख लेना है। देखो, यहाँ पे लिखा है रो फैक्टर है, यहाँ पे लिखा है सिग्मा फैक्टर है, याद हो गया। सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है, रो फैक्टर टर्मिनेट करता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो केवल इलोंगेट करता है। इसके अलावा 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैच द कॉलम था, बाकी 3 कर लेते तो ये हो जाता। टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन, यानी एक टाटा बॉक्स होता है वो प्रमोटर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, उसको एक टाटा बॉक्स बोलते हैं, ये याद रख लेना। अब देखो, यूकैरियोटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सोन और इंट्रोन अलग अलग बनेंगे, और प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल एक ही सिंगल जो है वो बनता है, उसमें पॉलीसिस्टोनिक होता है और मोनोसिस्टोनिक जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक के अंदर होता है। ये वाली चीज़ याद होगी आपको। तो यहाँ पर एक्सोन बनेंगे, तो एक्सोन और इंट्रोन दोनों बनेंगे, और फिर इंट्रोन जो है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये पूरा उसका मैच्योरेशन वाला काम होगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंट ईयर में भी आ रहा है, 12 में, 19 में, 2021 में, 2023, 2024, 9 में, 12 में, 17 में, 24 में, 10 में, 20 में, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत अच्छे से ये पॉइंट करना है। देखो, यूकैरियोटिक के अंदर जो वो 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या है। पहला देखो, पहली कॉम्प्लेक्सिटी, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर जो यूकैरियोटिक होता है वहाँ पर तो केवल एक आरएनए था, उसमें सिग्मा और रो फैक्टर वगैरह लग गए और काम हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं इन द न्यूक्लियस, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के अलावा 3 और पॉलीमरेज होते हैं। पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने उसी तरह से लिखा है, ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दिया, एनसीईआरटी में से लिखा था ऐसे लिखा है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में ट्रांसक्राइब होता है आरआरएनए, जैसे 28S हो गया, 18S हो गया, 5.8 हो गया, ये ब्रैकेट वाले याद करने हैं, एज इट इज आते हैं भैया। थर्ड वाला क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। तो थर्ड आरएनए पॉलीमरेज होता है वो टीआरएनए ट्रांसक्राइब करता है। इसके अलावा 5SRRNA एंड SNRNA। SN क्या मतलब हो गया, S मतलब स्मॉल और N मतलब न्यूक्लियर, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसको।
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है एमआरएनए को, एंड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को, एचएनआरएनए को जो है वो इनको ट्रांसक्राइब करता है, ये याद रख लेना। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, पहला तो ये हो गया कि इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो वो अलग अलग टाइप के हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आरआरएनए के लिए अलग हो गया, टीआरएनए के अलग अलग हो गया, एमआरएनए के लिए अलग हो गया। दूसरा वही वाला था कि यहाँ पे एक्सोन के साथ साथ में इंट्रोन बनते हैं और इंट्रोन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए उनको निकाला जाता है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं तो अच्छे से करना पड़ेगा। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसोसोम हेल्प इन इट वेयर द इंट्रोन आर रिमूव्ड एंड एक्सोन आर जॉइंट। यानी स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इंट्रोन को बाहर निकाला जाता है और जो एक्सोन होता है उनको जोड़ा जाता है, तो वो स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन इज परफॉर्म्ड बाय द SNRNP, यानी जो होता है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनपी जो है, SNRNP याद रख लेना। तो ये SNRNA था वो वाला और ये SNRNP है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये मत बोल लेना कि ये स्मॉल न्यूक्लियर वाला है। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग जो होता है एक्सोन वो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, SNRNP के द्वारा किया जाता है। HNRNA जो होता है अंडरगो एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। इसके अंदर इसके अलावा कैपिंग और टेलिंग होती है। कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल जो ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि 5th एंड पे लगता है, और टेलिंग में जो है वो 200 से 300 एडिनाइल रेजिड्यू होते हैं जो कि 3rd एंड पे लगते हैं। अब कैसे होते हैं ये देखो, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अलग है, थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा आपको। ये देखो तो यहाँ पर क्या है, ये यूकैरियोटिक के अंदर था, वो वाला किसके अंदर था, प्रोकैरियोटिक के अंदर था, जहाँ पे रो सिग्मा वाले फैक्टर थे। यहाँ पे देखो ये हमारा कैप है 5th एंड पे, और 3rd एंड पे ये हमारा जो टेल है ग्रीन कलर के अंदर, ये वाला हमारा दिखाई दे रहा होगा रेड कलर के अंदर छोटे छोटे इंट्रोन है। अब इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्प्लाइसिंग कहलाता है, और केवल येलो वाला पार्ट बन गया, यानी केवल और केवल जो वो हमारे एक्सोन बच गए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूरा मैच्योरेशन वाला पार्ट कहलाता है। अब देखो स्प्लिट जीन वाला मैंने बताया क्वेश्चन आ चुका है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। तो ये वाला स्प्लिट जीन था क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में इंट्रोन थे, इसलिए ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के अंदर। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड के अंदर मेनली जो अलग अलग काम बोला गया था कि भाई जेनेटिक कोड ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। बट मेनली यहाँ पर जो है फिर उसके बाद में क्या कुछ हुआ वहाँ पे बात करते हैं। इट वॉज ग्रीगर गेमो। ये ग्रीगर गेमो कौन थे, फिजिक्स थे। उन्होंने क्या कहा, who argued that since there are 4 bases, यानी 4 बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडिनाइन, जुएनाइन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए के अंदर, और अगर आरएनए के अंदर बात कर लेंगे तो वहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। मतलब टोटल 4 ही जो है वो बेसिस होते हैं। इफ़ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, अगर उनको 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है, द कोड शुड कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर फॉर ए कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने कहा कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो उनका कोड बना लो तो 20 अमीनो एसिड बन जाएगा। एंड दिस वाज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 × 3 जो है वो 64 कोडोन बना रहे थे, जनरेट मेनी मोर कोडोन देन द रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा कि 4 के अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 निकल के आता है, और 64 जो कोडोन है वो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करे। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट हुआ बाद में ऐसा ही। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ए ट्रिपलेट ए मोर डॉन्टिक टास्क। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो ट्रिपलेट ही जो है वो कोडोन होता है। तो यहाँ पर केमिकल मेथड जो है वो डेवलप किया गया। हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में, और मार्शल नेजरबर्ग थे, उन्होंने सेल्फ फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हैव द कोड दुबार डिस्क्राइब। उन्होंने ये बाद में बात किया कि हाँ जो कोड है वो ट्रिपलेट ही होगा, और 4 × क्यूब यानी टोटल 64 अलग अलग कोडोन बनेंगे, और वहाँ पे 20 अमीनो एसिड जो है वो इस टाइप से बनाया जाएगा। और ये कोडोन आपके सामने है UCAG, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका दिखाई दे रहा है PHE, ये तो है आपके फिनाइल एलेनिन, सेरोटोनिन, और ये स्टॉप कोडोन हो गए आपके 3, ये सिस्टोसिन, आर्जिनिन। तो ये यहाँ पे अमीनो एसिड दिए गए हैं कौन कौन सा, एलेनिन, वेलिन, तो इस टाइप से मिथियोनिन। तो ये भी याद रख लेना कि कौन सा कोड जो है वो कौन सा बनाता है, जैसे AUG मिथिलीन बनाता है, तो इस टाइप से। और ये स्टार्टेड कोडोन भी कहलाता है। अब आप पढ़ोगे कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखो कितनी बार आ चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो 2000 में, 2 में, 3 में, 8 में, 10 में, 13 में, 16 में, 2021 में, और यहाँ पे फ्रॉम द टेबल AAA और AAG भी आ चुके हैं। तो मतलब टेबल भी अच्छे से कर लेना। 2023 में, 2019 में भी आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। मतलब इसका मतलब ये जितने भी फीचर है वो अच्छे से करना है हमें। सबसे पहले जो साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड है वो पहले कर लेते हैं। पहला जो है द कोडोन इज ट्रिपलेट, ये तो हमने बात कर ली। 61 कोडोन जो वो अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, और 3 जो कोड है वो किसी के लिए कोड नहीं करेंगे, उनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। वो स्टॉप कोडोन कौन से थे मैंने आपको बता दिया था टेबल के अंदर, वो चीज़ है। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जहाँ पे एक से ज़्यादा कोडोन जो उसको बना रहे हैं, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। जैसे देखो वेलिन के लिए ये वाले तीनों बना रहे हैं, मतलब GUU, GUC, GUA, तो ये इसको बोलते हैं। ये वाला एक ही जो अमीनो एसिड है उसके लिए अलग अलग कोडोन लग रहे हैं, मोर देन 1 कोडोन लग रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। आगे देखो द कोडोन इज रीड इन mRNA इज ए कंटिन्यूस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, कोड जो है वो नियरली यूनिवर्सल होगा। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन जो वो ट्रिपल U जो है वो फिनाइल एलेनिन ही बनाता है। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन, यानी कुछ एक प्रोटोजोआ या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। बाकी बैक्टीरिया टू ह्यूमन जो वो सब में कोडोन जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं।
AUG मैंने बता दिया था कि AUG जो वो स्टार्टर कोडोन भी होता है, तो AUG में दो काम करता है। एक तो ये मिथ्योनिन के लिए करता है, यानी मिथ्योनिन बनाता है अमीनो एसिड। इसके अलावा ये एक इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। UAA, UAG और UGA वो स्टॉप कोडोन मैंने आपको बता दिए थे। वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड हैंस इज अनएम्बिगुअस। ये जो एक कोडोन है वो एक ही कोडोन के लिए जो बनाता है उसको अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक बोलते हैं, जो आप देख सकते हो। ये पॉइंट जो वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी है। ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा कोडोन वाला। नेक्स्ट हम म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन के अंदर हम बात करते हैं कि आपका पॉइंट म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि केवल एक ही कोडोन है, तो अगर वो चेंज हो जाए तो वो है आपका जो है वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। फ्रेम शिफ्ट देख लो कैसे होता है। जैसे 3-3 अक्षर क्यों लिखे हैं, अब आपको पता चल चुका होगा कि कोडोन ट्रिपलेट होता है, इसलिए 3-3 अक्षर लिखे हैं। अब इसमें से एक भी अक्षर अगर हम हटा देंगे, जैसे हमें एक ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो राम हैज़, तो अगर हम बी ऐड कर रहे हैं तो आगे वाला सारा का सारा जो है वो सीक्वेंस चेंज हो गया। पहले वो केवल कैप था, रेड कैप था, तो अब देखो RE हो गया, DCE हो गया, P हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा इसके आगे वाला सारा सीक्वेंस ही जो है वो चेंज हो गया। और वो कब सेम हो जाएगा, रेड कैप वापस कब आ जाएगा, जब इसके अंदर बीच में 3 कोडोन आ जाएंगे, मतलब BIG 3 कोडोन आ गए, तो अब उसके बाद में आगे वाला कोडोन सेम रहेगा। अगर 1 या 2 कोडोन ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो चेंज हो रहा है। इसी टाइप से डिलीटिशन भी है। डिलीटिशन में देखो राम हैज़, केवल R डिलीट किया तो पूरा का पूरा जो है वो अलग हो गया। जब तक 3 डिलीट हुए तो राम हैज़ कैप ये आ गया। तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो इंसर्शन और डिलीटिशन ऑफ 1 और 2 बेस, मैंने बताया था अगर 1 या 2 पेज को ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो द चेंज इन द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द इंसर्शन डिलीशन, मतलब उसके आगे जहाँ से ऐड या डिलीट किया, 1 या 2 कोडोन अगर डिलीट कर दिया तो उसके आगे वाला सारा का सारा जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। बट अगर हमने 3 ऐड कर दिया तो वहाँ पर वो वापस सेम रहेगा। However, such mutation are referred to as the frame shift, insertion और deletion mutation मैंने बता दिया। insertion और deletion of 3 और its multiple, मतलब 3, 6, 9 ऐसे अगर कोड आ गए तो वो इतना चेंज नहीं करेंगे आगे वाले कोडोन को, आगे उससे आगे वाले जो कोडोन है वो सेम रहेंगे। इंसर्ट और डिलीट इन वन ऑफ द मल्टीपल कोडोन, हैंस वन और मल्टीपल एमिनो एसिड आर रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब उसके आगे वाले जो अनअल्टर्ड रहेंगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द ऑनवर्ड। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं tRNA यानी अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में। तो tRNA जो है उसको पहले सोल्यूबल RNA भी बोला जाता था। यहाँ पर जब जेनेटिक कोड की बात भी नहीं होती थी, उससे पहले tRNA को क्या बोला जाता था, सोल्यूबल RNA बोला जाता था। बट अब इसका नाम क्या है, tRNA है। अब tRNA के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर आप देख सकते हो tRNA जो होता है उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब tRNA के पास में क्या होता है, हैज़ एन एंटी कोडोन लूप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक तो एंटी कोडोन लूप होता है। इसके अलावा दैट हैज़ बेस कम्प्लीमेंट्री टू द कोड, यानी ये जो कोड होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कोड होता है, इसलिए उसको एंटी कोडोन लूप बोलते हैं। एंड इट हैज़ ऑल्सो हैज़ एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और यहाँ पर देख सकते हो आपका सेरोटोनिन, टायरोसिन, तो यहाँ पर इस टाइप से जो है जो एमिनो एसिड यहाँ पर अटैच होते हैं तो वो वाला एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी बोलते हैं। तो विच इट बाइंड टू द एमिनो एसिड, यानी वहाँ पर एमिनो एसिड जो वो बाइंड होती है tRNA के साथ में। तो दो एंड होगी इसके, एक एंटीकोडोन वाला और एक अमीनो एसिड वाला। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ से आपका AIPMT 2000 में क्वेश्चन आ चुका है। tRNA जो है वो स्पेसिफिक होता है हर एक अमीनो एसिड के लिए, यानी हर एक अमीनो एसिड के लिए हर एक tRNA जो वो स्पेसिफिक होगा। इसीलिए यहाँ पर आपका इनिशिएटर tRNA कौन सा हो जाएगा, AUG वाला हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमने बात की थी कि जो स्टॉप कोडोन होते हैं वहाँ पे कोई भी एमिनो एसिड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी tRNA जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है tRNA का, वो होता है आपका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2004 में क्वेश्चन भी आ चुका है। बट अगर हम एक्चुअल में tRNA का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि इन्वर्टेड L शेप का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन क्या हो गई, अब हमने RNA बना लिया। अब RNA से जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो कि सेंट्रल डोग्मा के अंदर हमने बात की थी। ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA, यानी mRNA के अंदर कौन कौन से जेनेटिक कोड के बेस हैं, उसी के ऊपर, उसी सीक्वेंस के ऊपर जो है वो क्या बनेगा, वहाँ पे एमिनो एसिड जो है आकर अटैच होंगे, जो हमने जेनेटिक कोड के अंदर पढ़ा था। द एमिनो एसिड आर जॉइंड बाय ए बॉन्ड विच इज नोन एज ए पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो अटैच होता है। 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर यहाँ पर इसीलिए इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहला फेज होता है वहाँ पे जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं किसके प्रेजेंस में, ATP की प्रेजेंस में। A link to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA या फिर amino acylation of tRNA, जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। यानी चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर अमीनो एसिलेशन ऑफ tRNA जो होता है वो सबसे पहला फेज़ होता है। कब, जब हम ट्रांसलेशन का चलते हैं। तो ट्रांसलेशन के सबसे पहले फेज़ में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ tRNA होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आगे 2020 में क्वेश्चन आ चुका है।
अब यहाँ पे होता क्या देखो, यहाँ पे द इफ द टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है उनके बीच में स्टार्ट होने लग जाता है। अब ऐसा समझो, देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा कोडोन, तो यहाँ से ये टीआरएनए हो गया, टीआरएनए इस कोड को कोड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी कोडोन आ गए और उसके साथ में यहाँ पे अमीनो एसिड है। अब ये ऐसे आता है, फिर ये अमीनो एसिड इसके साथ में अटैच हो जाता है और ऐसे आपको दिखाई देगा ये अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन की पूरी चेन बन रही है। तो इसी कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लाता रहता है, फिर ये इसके साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहता है और इसी जो एमआरएनए है उसको अटैच करते हुए एक प्रोटीन सिंथेसिस जो मैकेनिज्म चलता रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखो, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम, यानी यहाँ पे राइबोसोम जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा राइबोसोम। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 18 डिफरेंट प्रोटीन। यहाँ पे 2023 में यही पूछ चुका है कि कितने डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, तो 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। इट इज़ एन इनएक्टिव स्टेट, इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। जब ये राइबोसोम जो होता है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है, तो यहाँ पे 2 सब यूनिट होती है, एक ये वाली लार्ज सब यूनिट और एक ये वाली स्मॉल सब यूनिट। अब यहाँ पे देखो 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर इन एमआरएनए, यानी ये एमआरएनए इसके साथ में जो स्मॉल सब यूनिट आती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन। यानी यहाँ पर ये वाली तो लार्ज यूनिट होती है, फिर स्मॉल जब सब यूनिट इसके साथ में अटैच हो जाती है दोनों, तो यहाँ पे एमआरएनए के अंदर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो ये पूछा जा सकता है कब स्टार्ट होता है, जब स्मॉल सब यूनिट जो वो एनकाउंटर करती है तब। देर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट, जो लार्ज ये सब यूनिट है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 साइट होते हैं फॉर सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर। और इसीलिए यहाँ पर ये जो है दोनों एक दूसरे के पास में होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एमिनो एसिड लेकर आती है लार्ज सब यूनिट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज, अब राइबोसोम इसके अलावा क्या काम करता है, राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे 23S RRNA इन बैक्टीरिया जो है इज द एंजाइम राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और दो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो होती है वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू अटैच होती है। 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, बट ये एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे जितने भी जो है अगर जीन बनाना है, इससे प्रोटीन है, प्रोटीन से जीन बनाई, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जो ये सारे प्रोसेस होते हैं, आपका रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब इसमें अगर कोई भी कमी हो गई, म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो सारा सीक्वेंस बदल सकता है। तो उसके लिए चेक पोस्ट होते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में चेक पोस्ट होते हैं ना, कि कुछ इरेगुलरिटीज़ ना हो, चेक होती रहे। तो यहाँ पे इसी टाइप से होता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग लेवल होता है जब स्प्लाइसिंग होती है, मतलब वो इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, एक्सोन को अटैच किया जाता है यूकेरियोटिक के अंदर। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए जो है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब भी होता है। और फिर ट्रांसलेशन या जब प्रोटीन बनती है तो उस टाइम पर भी चेक किया जाता है कि कोई भी जो है वो मिस्टेक यहाँ पर ना हो जाए। अब आगे देखो, दिस रेगुलेटरी जो प्रोटीन होती है वो दोनों तरफ से होती है, पॉजिटिवली यानी उनको एक्टिवेट करने वाली और नेगेटिवली यानी उनको रिप्रेस करने वाली। द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज द मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म एज ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर जो होते हैं वो काम करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेक ऑपेरॉन। लेक ऑपेरॉन से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आपको सामने दिखाई दे जाएगा 2003 में, 10 में, 18 में, 2024 में, इतने ही सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। अब लेक ऑपेरॉन में क्या होता है शायद सब समझो। द इल्यूसिडेशन ऑफ द लेक ऑपेरॉन वाज आल्सो ए रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ए जेनेटिक्स फ्रांसिस जैकब एंड ए बायोकेमिस्ट जैक मोनोड, यानी जैकब और मोनोड ने जो था वो सबसे पहले लेक ऑपेरॉन के बारे में बात की थी। दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। द लेक ऑपेरॉन, हेयर लेक रेफर टू क्या मतलब हो गया, लैक्टोज हो गया, इज ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन। अब देखो पॉलीसिस्टोनिक हमने किस में पढ़ा था, आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वहाँ पर होता है पॉलीसिस्टोनिक, और जो यूकैरियोटिक थे वहाँ पे क्या था, मोनोसिस्टोनिक था। ये चीज़ आपको याद होगा। तो मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह उनके बारे में बात करा। स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय द कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, इज रेफर टू एज द ऑपेरॉन। अब आपको समझ में आ गया, ये बैक्टीरिया की बात करें। अब देखो लेक ऑपेरॉन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 में, 10 में, 13, 15, 19, 22, 23। अब देखो लेक ऑपेरॉन के अंदर क्या होता है, लेक ऑपेरॉन के अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो होता है रेगुलेटरी जीन और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। अब रेगुलेटरी जीन जो होता है केवल एक ही होता है, जबकि स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो 3 होते हैं। रेगुलेटरी जीन जो जिसको आई जीन बोला जाता है, हेयर द आई टर्म डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर। आई का मतलब यहाँ पे इंड्यूजन है, रेदर इट इज डाइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, मतलब आई का मतलब होता है इनहिबिटर, नॉट है इंड्यूसर। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लेक ऑपेरॉन, यानी ये लेक ऑपेरॉन का जो रिप्रेशर होता है उसके लिए कोड करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन 3 होते हैं, जेड, वाई एंड ए। अब जेड क्या करता है, जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइड जो होता है उसके लिए जो कोड करता है। अब ये काम क्या करता है, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू द मोनोमरिक यूनिट, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो फिर वाई जीन क्या करता है, वाई जीन करता है परमिएज के लिए कोड, और फिर ये परमिएज क्या काम करता है, विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फिर आता है ए जीन, ए जीन क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो फिर ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता होगा, ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन द लेक ऑपेरॉन रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज। तो ये तीनों जीन मिलकर यहाँ पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं ऑपेरॉन कैसा पूरा वर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज क्या करता है, एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। यहाँ पर ये आपका इंड्यूसर दिखाई दे रहा होगा, जब ये इंड्यूसर अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो रिप्रेशर है वो काम करना बंद कर जाएगा, और ये जब काम करना रिप्रेशर काम करना बंद कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आगे का प्रोसेस है यानी जेड वाई ए वाले हैं वो अपना काम करने लग जाएंगे, और वहाँ से उनसे जो है
वो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आपका बीटा गैलेक्टोडाइज और परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज बनेंगे और ये अपना अपना काम करेंगे। अगर यहाँ पर रिप्रेशर में जो इंड्यूसर नहीं लगा है तो रिप्रेशर अपना काम करेगा, ऑपरेटर जीन के ऊपर जाकर ये अटैच हो जाएगा, उसको रिप्रेस करने लगेगा और जेड वाई और ए जीन जो है वो अपना काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे होगा। तो ये फिर जो हमारा रिप्रेशर है इसको रोकता कौन है, मतलब इसके काम को ऑपरेटर के ऊपर जाके अटैच कौन नहीं होने देता, तो वो लैक्ट ऑपरेन होता है, वो लैक्टोज होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखो द ओपरेन कंसेप्ट इज फॉर प्रोकैरियोटिक दैट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर जीन। ये मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक के लिए कहा कि वहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक लिखा आ गया था। प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन एंड स्ट्रक्चर जीन। द ऑपरेटर, रेगुलेटर, स्ट्रक्चर जीन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक अलॉन्ग विद द इनहेंसर जीन्स, बट इनहेंसर इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। बट इनहेंसर जो होता है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। अब देखो लैक्टोज, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरॉन। यानी ऑपेरॉन जो ये यहाँ पर है इसको ऑन एंड ऑफ करने का काम करता है, इसलिए इसको इंड्यूसर भी बोला जाता है। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ चुका होगा कि ये इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है। तो लैक्टोज जब यहाँ पे अटैच हो जाता है तो रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर पे यहाँ पे नहीं जा पाता है, फिर आगे का पूरा काम चलता रहता है। और अगर यहाँ पे लैक्टोज नहीं होगा तो वो ऑपरेटर पे चला जाएगा और ये वाला काम जो वो नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि मतलब लैक्टोज जो आगे ब्रेकडाउन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ए परफेक्ट कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम इन द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ द परमीज। ये चीज़ क्लियर होगी, 2024 में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। परमीज का काम बताया क्या काम करता है। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपरेन इन द फॉलोइंग मैनर। मैंने आपको बता दिया था कि लैक्टोज क्या करता है, इंड्यूस करता है और रिप्रेशर जो होता है उसके काम को रोक देता है, मतलब वो ऑपरेटर पे जाके अटैच नहीं हो पाता है। द रिप्रेशर ऑफ द ऑपरेन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम, मतलब ये कंटिन्यू बनता ही रहता है फ्रॉम द आई जीन। द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरेन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइब द ऑपरेन। तो रिप्रेशर क्या काम करता है, ऑपरेटर के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है और आरएनए जो है वो पॉलीमरेज नहीं कर पाता, मतलब ट्रांसक्राइब जो है वो काम नहीं हो पाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे इंड्यूसर जो है वो रिप्रेशर के ऊपर अटैच हो जाएगा। इंड्यूसर कौन से हो गए, सच एज लैक्टोज या एलोलैक्टोज हो गए। रिप्रेशर जो वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर उसके आगे वाला काम जो वो हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात बता देता हूँ, इन्होंने यही वाली चीज़ बताई है कि इंड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाएगा तो रिप्रेशर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है ये चलता रहेगा। अगर यहाँ पर कोई भी इंड्यूसर नहीं होगा, जैसे लैक्टोज एलोलैक्टोज नहीं होगा, तो रिप्रेशर इस ऑपरेटर के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और ये वाला काम जो है वो नहीं होगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि यहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि हमारा ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है उसके सीक्वेंस को पता लगाने का। अब इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि 3 × 10⁹ बेस पेयर अगर हम मान ले ह्यूमन जीनोम के अंदर होते हैं तो यहाँ पर अगर एक बेस पेयर के लिए $3 लगेंगे तो टोटल $9 बिलियन जो है वो लग जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या थे। गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये था कि सबसे पहले जितने भी जीन्स है ह्यूमन डीएनए के अंदर उनका पता लगाना था। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन जो हमारे पास में बेस पेयर थे उनका सीक्वेंस क्या है उसका पता लगाना था। इस इन्फॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करना था। ऐसे टूल्स इंप्रूव करने थे ताकि यहाँ पर ये डाटा जो ऐसे से एनालाइज हो पाए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी तो अदर जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर यहाँ पर जो है उनको भेजना था। इसके अलावा जो ईथल लीगल और सोशल इश्यूज जो उठते थे उनको प्रोजेक्ट में भी ध्यान रखना था। ये 13 ईयर प्रोजेक्ट चला था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वगैरह जो थे वो इसमें सबसे पहले इन्होंने काम किया था। अब देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन बायोलॉजी जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता देता हूँ बहुत पहले। तो यहाँ पर जो है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लोजली किसके साथ एसोसिएटेड है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में अटैच होता है क्योंकि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन का खेल होता है। फिर हम बात करते हैं मेथड कैसे होता है। तो यहाँ पे 2 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच क्या है, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन। सबसे पहले क्या है कि जितने भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, यानी जो एक्सप्रेस हो जाए आरएनए के फॉर्म के अंदर। तो वहाँ पर उन चीज़ों को जो है वो पता लगाना था और उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, यानी वो वाले टैग्स जो कि एक्सप्रेस होते हैं। अदर टू क्या था, द अदर टू द ब्लाइंड अप्रोच, यानी वहाँ पे दूसरा अप्रोच ये था कि वो ब्लाइंड अप्रोच हो गया ऑफ सिंपली सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीनोम। पहला तो ये था कि केवल जो आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यानी वो डीएनए पार्ट जो आरएनए कन्वर्ट हो रहा है उन सीक्वेंस का पता लगा लो। और दूसरा क्या था कि जितना होल सेट जितना भी जीनोम है चाहे वो कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है उसका पता लगा लो। दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस देन लेटर असाइन डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन ए डिफरेंट रेफर टू एज द सीक्वेंस एनोटेशन। इसको क्या बोला गया था, सीक्वेंस एनोटेशन बोला गया था। मतलब पूरे सीक्वेंस जो है उसका पता लगा लो। और पहले वाला क्या था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था, मतलब जो एक्सप्रेस हो रही है केवल उसी का पता लगा लो। अब यहाँ पे बहुत सारे होस्ट वगैरह यूज़ किए गए थे। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। मतलब क्या था कि जो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए थे उनको अलग अलग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें ग्रो करवा के और वहाँ पे उनका पता लगवा रहे थे, क्योंकि पूरा एक डीएनए जो था वो एक साथ में उसका नहीं पता लगा सकते थे, उसके फ्रेगमेंट कट कर रहे थे। तो जिसके अंदर उसको ग्रो करवा रहे थे वो होस्ट बोले। तो वहाँ पे बैक्टीरिया और ईस्ट हो गए। तो यहाँ पे वेक्टर हो गए BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो है वहाँ पे ये यूज़ हो रहे थे होस्ट।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम 1 जो था, जो यहाँ पे 1 नंबर क्रोमोजोम का सीक्वेंस था, वाज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006, मतलब सबसे ज़्यादा इसने टाइम लिया था, जो कि 2006 में पता लगा था। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोजोम, मतलब ह्यूमन क्रोमोजोम के अंदर ये सबसे लास्ट था। नंबर पहला ही चाहे पहला हो, बट इसको टाइम बहुत लग गया था। द 22 ऑटोसोम एंड XY क्रोमोजोम के अंदर सबसे लास्ट वाला जो था वो क्रोमोजोम 1, इतना टाइम इसमें लगा था कि 2006 में जो है इसका सीक्वेंस जाके पता लगा था। आगे क्या था, अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइंड द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ द जीनोम। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियोसाइड एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंट। अब ये माइक्रोसैटेलाइट वगैरह क्या होती है ये हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर ये भी चीज़ें जो थी वो भी पता लगाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले इसके अंदर जो जितने बेस पेयर निकाले गए, उसके बाद में जो एवरेज जीन है उसमें कितने बेस होते हैं लगभग ये पता लगाया गया। टोटल नंबर ऑफ जीन जो थे वो इतना कह रहे थे कि इतना होगा, वो एस्टिमेट कर रहे थे कि 80,000 से 1 लाख होगा, बट वो जो एस्टिमेटेड जीन थे वो 30,000 थे। तो फंक्शन ऑफ अननोन जो है वो अभी तक भी 50% जो जीन्स है उनका पता नहीं कि वो क्या काम करते हैं। लेस देन 2% जो जीनोम है वो कोड करते हैं केवल प्रोटीन के लिए। तो ये सारा इन्होंने बताया है, अलग अलग चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्रोमोजोम 1 के अंदर सबसे ज़्यादा जीन होते हैं और Y के अंदर सबसे कम जीन होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना कि क्रोमोजोम 1 के अंदर इसीलिए टाइम लगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीन है 2968 और Y में सबसे कम है 231। नेक्स्ट अगर आप ये बात करते हैं एप्लीकेशन फ्यूचर में, यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो मोस्टली जो डीएनए होता है वो लगभग 99.9% जो डीएनए है वो सबका सेम रहेगा। अगर क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशन आ जाएगा तो फिर वो ह्यूमन की जगह कोई और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ह्यूमन है सारे के सारे, तो इतना तो पता ही है कि यहाँ पे इतना लगभग इतना डीएनए जो वो सब में सेम होता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए, यानी डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन में अलग अलग पॉइंट होते हैं तो उसको पता लगाया जाता है। सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए बिकॉज ऑफ ऑल दी सीक्वेंस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब हो गया कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए उसको रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो देखा जाता है। द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। जो ज़्यादातर जो बल्क डीएनए होता है वो ज़्यादातर बड़ी पीक बनाता है, बट स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे पीक्स होते हैं उनको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। डिपेंडिंग ऑफ द 80 रिच, यानी या तो वो एडेनाइन और थाइमिन जो रिच है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पे बेस सीक्वेंस अगर वही 80 चल रहा है, या फिर वो GC चल रहा है क्योंकि डबल हेलिक्स हो गया ना वो, तो वो वाली बात है। तो अगर इनमें से कौन सा रिच है उसके ऊपर देखा जाता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट देखा जाता है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट देखा जाता है। सैटेलाइट डीएनए जो है उसको क्या बोला जाता है, मैनी कैटेगरी सच एज माइक्रो और मिनी सैटेलाइट भी देखा जाता है। आगे बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, द सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द डीएनए। मतलब यहाँ पे द सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। और यहाँ पे कुछ एक सीक्वेंस जो होता है वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो शो करता है, तो उससे हमें जो फिंगरप्रिंटिंग का पता लगता है। इससे हम पेरेंटिंग वगैरह जो टेस्ट होते हैं वो पता करते हैं। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, यानी जेनेटिक मैपिंग का सबसे मेन बेसिक क्या है वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन द सिंपल मीन। तो हमें पता होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी अलग अलग जो है जो वेरिएशन आ रहा है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू द म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन की वजह से जो पता लगाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह जो वो नहीं आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट वाला से क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज द VNTR क्या होता है। तो यहाँ पे देखो द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरे, यानी यहाँ पे ये जो टेक्निक थी वो सबसे इनिशिएट किसने की थी, एलेक्स जेफरे ने की थी। अब इन्होंने क्या किया था, ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी उन्होंने वो चीज़ ली थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा था। इट वाज कॉल्ड ए वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट VNTR जहाँ पे देखने को मिलता था। दिस टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, यानी वहाँ पे साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है वो उन्होंने लिया था। और रेडियो लेबल्ड जो है वो VNTR जो वो एज ए प्रोब उन्होंने ली थी। उसके अंदर क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए था, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस था, फिर ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लॉटिंग था। ये पूरे प्रोसेस जो है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसा होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये वाले प्रोसेस वहाँ पर भी आते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेसिस मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन में, फिर हाइब्रिडेशन VNTR के थ्रू, और फिर डिटेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन डीएनए वगैरह जो है वो यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ से इतने ही जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे, और आप देख सकते हो यहाँ पे PYQ जो वो साथ दिए हुए 2017 से आगे वाले। तो इतना ही था इस चैप्टर के लिए, बाय।